लिंक्डइन सबसे बेस्ट सोर्स है कि हाँ लिंक लगता है कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मैं नहीं कर सकता। सर्च में जाना है तो तुम LLM कर लो, आफ्टर योर LLB यू डू योर LLM, देन यू गो फॉर योर PhD एंड ऑल। ठीक ईयर में आपको आएगी PPO की असेसमेंट ने को मिल रहा है, वो चीज़ आपकी CV में एडअप होती जाएगी। फर्स्ट ईयर में आते हो एज अ फ्रेशर तो आप एक्सप्लोर करो। अब कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करो तो बैरैक तो ऑब्वियस है, उस सारी चीज़ें विथ प्रैक्टिस आएगी। इवन इफ आपने कभी लाइक वन इज़ वेरी बेसिक, लीगल फॉर्मेटिंग इज़ वेरी बेसिक एंड लीगल ड्राफ्टिंग इज़ लाइक अ स्किल जो आपको विथ टाइम डेवलप करनी होती है। लीगल फॉर्मेटिंग इज़ लाइक विथ टाइम प्रो ही है, और अगर उनको आपका कंटेंट अच्छा लगता है कि हाँ तो दे विल कम टू यू, तो वो आपके लिए भी एक प्रो है। एनी कनेक्शन या इफ़ यू नो समवन, तो क्या मैं हाई कोर्ट में या इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसा। Hello, welcome back to my channel. This is me Komal and you're watching the Legal Vibes. So our today guest is Chitrangshi Sharma. She is my senior and I hope this video is helpful and informative to you. In the whole video I'll keep watching her entire the video. She's so beautiful and she's beautiful in my eyes. Don't forget to subscribe the channel The Legal Vibes. Good morning Chitrangshi जी. गुड मॉर्निंग। सो आज हम अपने क्वेश्चंस शुरू करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड लॉ स्टूडेंट प्रायोरिटाइज फ्रॉम डे वन इन लॉ स्कूल? According to me, the first priority should be exploring, because exploring is ultimately learning. तो जब आप ज्वाइन करते हो, जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो एज अ फ्रेशर, तो आप एक्सप्लोर करो। और एक्सप्लोर ऐसा नहीं कि आप मतलब किसी एक लिमिटेड चीज़ में, आप ये एक्सप्लोर करो कि क्या क्या ऑप्शंस है लॉ में, मतलब करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, और आप खुद को अंदर से एक्सप्लोर करो कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और बाकी और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपकी कॉलेज आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, तो आप एक्सप्लोर करो। मतलब काफ़ी बच्चे होते हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड होता है या कोई क्लोज पर्सन होता है विच दे नो इनटू द बैकग्राउंड ऑफ लॉ, और काफ़ी लोग होते हैं जो मेरे जैसे होते हैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स। तो ऐसा होता है कि कोई मैटर नहीं करता आपका कैसा भी बैकग्राउंड है, हाँ, क्योंकि इवन इफ़ यू हैव समवन जो है आपके फैमिली से या क्लोज पर्सन, आप खुद उस प्लेस पे नहीं हो, आपने खुद करके नहीं देखा, आपने खुद मूड कोर्ट नहीं किया, आपने खुद एग्ज़ाम्स नहीं दिए, रिसर्च पेपर नहीं पढ़ा, नहीं लिखा, तो आपको नहीं पता, आपने सुना होगा। तो आप जब आते हो ना, तब कभी भी अपना माइंड ये मत रखो कि नहीं मेरे को तो कॉर्पोरेट लॉ बनना है, या मेरे घर में सब पापा का चेम्बर है तो मैं लिटिगेशन में जाऊंगा, ये मत रखो। इवन इफ़ यू आर लाइक यू हैव डिसाइडेड इन योर माइंड कि मैं यही करूँगा, स्टिल आप एक गो दो, हाँ, एक्सप्लोर करो। बिकॉज़ जब आप पहले 2-3 साल तक 2 साल तक आप जितना एक्सप्लोर करोगे ना, आगे आपको दिक्कत उतना कम होगी। लाइक थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स ऐसा होगा कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी चीज़ें। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने नहीं की, मैंने नहीं की, बहुत कम की। तो अब ऐसा है कि अब स्टिल मैं उस फील्ड पे हूँ कि मैं अभी भी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हूँ। मतलब मुझे पता है कि मुझे लिटिगेशन में इंटरेस्ट है, बट स्टिल मैं ओपन टू ऑल फील्ड। सो इवन इन माय फाइनल ईयर कि नहीं मुझे अगर ये भी मिलता है तो मैं, हाँ, क्योंकि मैंने उस टाइम इतना एक्सप्लोर नहीं किया था। तो आप एक्सप्लोर करो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप्स, कॉम्पिटिशन्स, और जैसे छोटे छोटे जो इवेंट्स हो रहे हैं कॉलेज में, तो उसमें आप एंकरिंग करो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं बोल सकता हूँ, तो मेरा अंदर बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और अगर आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मैं नहीं कर सकता, तो वो आपको पता चलेगा जब आप करोगे, तो दैट इज़ थ्रू एक्सप्लोरिंग। लाइक अभी आपने मेंशन किया कि मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मेरे मतलब मैं फर्स्ट जनरेशन। हाँ। जब आप न्यू आए थे कॉलेज में, तब आपने क्या चीज़ें गलत की और उनसे लेसन क्या लिया? मैं जब न्यू आई थी तब गलत एक्चुअली तब मैंने एकदम से तो कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था, बिकॉज़ मेरा कुछ ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं था। यस, मेरा एकदम बहुत वेग रीज़न था लॉ लेने का। तो मैं आई, और हमारी फ़र्स्ट इंटर्नशिप जो थी वो हमें कॉलेज वालों ने प्रोवाइड की थी, विच NGO था, हाँ, NGO था, और रिहैब सेंटर था। तो इट वाज़ लाइक ठीक है, करवा रहे हैं कर लो, तो तब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि अब मैं आ गई हूँ तो मुझे ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी, मुझे ये चीज़ करनी, मतलब अब मुझे कोई स्टेप लेना पड़ेगा। तो तब मैंने सेकेंड सेमेस्टर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप की थी। उसको भी मैंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, बिकॉज़ फर्स्ट ईयर था, तो क्या करना, उसको भी मैंने लाइटली लिया था।
उसके बाद मैंने कुछ टाइम का गैप ले लिया कि अभी क्यों मुझे इतना भागना है, क्यों करना है। फिर जैसे जैसे मेरा सेकेंड ईयर ख़त्म होने आया, 4th सेम, तब मुझे लगा कि नहीं, ये जो टाइम था इसमें मुझे आर्टिकल्स, मतलब मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे किसी पेज के लिए आर्टिकल्स लिखने की ज़रूरत थी, मुझे आर्टिकल्स रीड करने की ज़रूरत थी, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना, वो मेन टाइम होता है जब आप अपनी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करो। कोर्ट जाके आप क्या करोगे, मतलब आपको थोड़ा कुछ पता भी तो होना चाहिए ना। तो आप 3rd सेम 4th सेम के बाद शुरू करो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना भी। तो कुछ थी चीज़ें ऐसी जो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये शायद मुझे, हाँ, उस टाइम नहीं पता थी, पहले पता चल गई होती तो बेटर रहता। When starting a new subject, it is better to begin with big textbook, small summaries or key judgments. When starting with a new subject, it is yes, it is very important। मतलब इनमें से बेसिक चीज़ है बेरेक्ट। सबसे पहली चीज़ जो मेन है कि आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, जैसे आपका नया सेकेंड ईयर में आई गेस कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उसका बेरेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट का बेरेक्ट उठा लो। और फिर उसके बाद उसकी जो कमेंट्रीज़ होती है, जैसे अच्छी अच्छी कमेंट्रीज़ आती है, तो एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और बिग टेक्स्ट बुक्स नहीं कह सकते, बिकॉज़ जो एक्चुअली ऐसा होता है कि काफ़ी जो थिक टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनमें ओवर सिंप्लीफाई किया होता है चीज़ों को, तो वो उल्टा हमें हेल्प करता है। और बाकी आप देख लोगे कि ये बुक तो पतली है और ये बुक मोटी है, तो हम पतली वाली बुक लें, छोटी, बट उसमें चीज़ों को इतना नहीं, हाँ, कॉम्प्लिकेटेड, उसमें बहुत शॉर्ट में दिया होगा। बल्कि आप अगर जाओगे एनलार्ज्ड वर्जन में जाओगे तो उसमें आपको ज़्यादा केस लॉज मिलेंगे, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ होगा, चीज़ों पे ज़्यादा एग्जाम्पल होंगे, तो वो आपको बेटर हेल्प करेगा। तो हाँ, जब कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करो तो बेरेक्ट तो ऑब्वियस है, उसके साथ जो भी कमेंट्रीज़ होती है और समरी तो आपको बेसिक मिल ही जाएगी कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये क्या बोलता है, तो वो आपको कमेंट्री में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई बुक सजेस्ट करना हो कि ये तो कंपलसरी पढ़ो ही पढ़ो अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे डिफरेंट मतलब डिपेंड करता है, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे अब कोई भी हमें जो सिलेबस मिलता है उसमें सिलेबस में ही बुक्स मेंशन्ड होती है, कुछ 1-2 बुक्स मेंशन्ड होती है। और जैसे कुछ सब्जेक्ट्स है, मेरे को याद नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट में आई गेस आर.के. मांग्या या कुछ बुक है, तो वो बहुत अच्छी बुक थी। खैर वो सब्जेक्ट्स भी काफ़ी ईजी थे, तो वो मेंशन किया होता है सब्जेक्ट्स में, आपकी टीचर आपको बता देता है। तो आप जाओ लाइब्रेरी, आप 1-2 चैप्टर, मतलब आप एक बार इशू करो, आप 1-2 बुक्स को जब थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो आपको खुद समझ आने लगेगा कि हाँ ये प्रेफर, हाँ मुझे ये सही लग रहा है, आपको वो बुक सही लग रही है, मे बी मुझे दूसरी सही लगेगी, तो दैट डिपेंड्स। How can law student identify the most essential judgment they need to read and understand? ये भी लाइक इट ऑल्सो डिपेंड्स, क्योंकि स्टार्टिंग के जो हमारे इनिशियल 3 साल होता है उसमें फर्स्ट 2-3 साल होते हैं हमें सब्जेक्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और क्रिमिनल लॉज। तो अब उसमें ऐसा होता है कि यू हैव टू रीड जजमेंट्स एंड लर्न जजमेंट्स। मेजरली आपका गोल होता है क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है, आप ये सोच के नहीं करते हो कि हम काम करने जाएंगे। तो वो जो जजमेंट्स होती है, कुछ जजमेंट्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे ले लो, केशव नंदा भारती, मेनका गांधी, तो ये तो आप पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि हाँ इधर से सुन लिया उधर से सुन लिया, बुक में आ गया, तो ये तो आपको हाँ पता चल ही जाएगा कि भाई इंपॉर्टेंट है। जो लैंडमार्क जजमेंट्स है, सिर्फ ये दो नहीं, जितनी भी लैंडमार्क जजमेंट्स है वो तो तुरंत ही पता चल जाएगी कि भाई हमें ये इम्पॉर्टेंट है। उनको आप रियल लाइफ भले इतना नहीं कर पाओ, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओ, तो ये स्टार्टिंग के 3 साल तक तो ये हो जाता है। उसके बाद जब आप 4th-5th ईयर में आते हो ना, जब आप रियल इश्यूज़ को फेस करते हो थ्रू योर इंटर्नशिप्स, सपोजिटली आप इंटर्नशिप कर रहे हो किसी IPR फर्म में या किसी कॉर्पोरेट में, तो उसमें आपको दे दिया जाएगा कोई टॉपिक के, इस पर आप रिसर्च करो। अब आप रिसर्च करने बैठ रहे हो, आप किसी रिसर्च साइट पे लिख रहे हो, SCC पे या कहीं पे, कि मुझे इस टॉपिक के रिलेटेड ऐसे सिमिलर केस लॉस चाहिए, तो 2-4 बताएगा। अब आप वो पढ़ोगे ना, जबकि हाँ ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है या दूसरा वाला नहीं मैच कर रहा है,
तो आप खुद आइडेंटिफाई कर लोगे, बिकॉज ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे IPR हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, IBC, बैंक्रप्सी कोड, ये सब में कुछ मेजरली लैंडमार्क, हाँ लैंडमार्क जजमेंट्स नहीं होती है, होती होंगी कुछ, बट इतना मेजर नहीं, क्योंकि अगर ऐसी होती तो हमें पता होता। तो इनमें ऐसा होता है कि दैट डिपेंड्स, आप किस चीज़ पे कर रहे हो, आपको वो रिलेट करना है, जो आपसे वो हो रहा है आप वो लिख दोगे। फिर एक दो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट होगी तो आपको शायद याद रह जाएगी कि हाँ मैंने उस वक्त भी ये किया था, तो कुछ आपके दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। तो वही है कि प्रैक्टिकल लाइफ में अलग तरीके से आप हाँ सिग्निफाई करते हो, स्पेसिफाई करते हो कि हाँ ये है, और जब तक हमें पहले 2-3 साल तो एकदम पढ़ना होता है तो वो तो आपको पढ़ना ही पता। हाँ कमेंट्रीज आप पढ़ते हो तो उनमें भी आपको जजमेंट्स दी होती है, तो जो 1-2 जजमेंट्स दी होती है तो यू नो कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है और ये लैंडमार्क जजमेंट्स है, तो वो आपको पता चल ही जाता है व्हेन यू रीड, व्हेन यू गो थ्रू बुक्स, या इवन क्लास में भी आपको तो पता चल जाता है। How can law student effectively build and maintain a professional network during their college life? प्रोफेशनल नेटवर्क ड्यूरिंग देयर कॉलेज लाइफ, बेसिक्स मतलब देखा जाए तो जिससे भी ये जो स्फीयर है हमारा, लॉ स्टूडेंट, आर टीचर्स, जो भी लॉयर्स बाहर जिससे हम मिल रहे हैं, वो पूरा ही मतलब हमारा एक नेटवर्क है। मतलब अब देखा जाए तो मैं फाइनल ईयर में हूँ, मेरे लिए मेरे टीचर्स जो मुझे पढ़ा रहे हैं वो मेरे लिए मेरे टीचर्स हैं आज। कल को जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ, आप ग्रेजुएट हो जाओ, तो वो अपार्ट फ्रॉम आर टीचर्स वो हमारे लिए एक हाँ कनेक्शन है, काइंड ऑफ कनेक्शन हो गया। तो अगर आपको बिल्ड करना है कनेक्शन, आपको सबसे मेंटेन रखना है प्रोफेशनल कनेक्शंस, तो ऐसा है कि आप फिज़िकली जो आपको जिन लोगों से आप मिल रहे हो, आज मैं अपने टीचर से मिली हूँ, आज मैं आपसे मिली हूँ, तो आप भी मेरे लिए एज सीनियर जूनियर, उसके अपार्ट आपका मेरा एक और कनेक्शन, एक रिलेशनशिप है विच इज़ प्रोफेशनल कनेक्शन। तो फिज़िकली तो ये हो गया कि आप उनके टच में रहो, आप अपने टीचर्स के टच में रहो, कॉन्टैक्ट में रहो। फिर आप जहाँ पे इंटर्नशिप करते हो, लाइक इवन इफ़ यू इंटर्न समवेयर फॉर वंस, तो ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया भाई मैंने इंटर्नशिप, अब मैं दूसरी बार नहीं करूँगी तो मैं वो सर से, वो मैम से बात ना करूँ। यू लाइक आप कांस्टेंट टच में रहते हो, लाइक एक लिमिट में कि हाँ कुछ हो गया, सपोजिटली उन्होंने कुछ बुक पब्लिश कर दिया, उनका कुछ अच्छा, तो यू कॉन्ग्रेचुलेट देम, तो एक रहता है, क्योंकि उनके पास हमारे जैसे 100 लोग और आते हैं, तो हम उन्हें क्यों याद रहेंगे। आइदर तो हमने बहुत अच्छा काम किया होगा, वैसा भी काम बहुत और लोग करके जाते हैं, या हम कुछ होगा कि हमें उनको याद रहेगा कि हमारी प्रेजेंस है। तो ये फिज़िकली, और बाकी लिंक्डइन सबसे बेस्ट सोर्स है कि हाँ लिंक्डइन पे आज मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ, आप किसी 4 लोगों से और कनेक्ट होते हो, उनकी पोस्ट लाइक करते हो, तो वो मेरा स्फीयर बढ़ता जाता है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि हाँ कोमल इज़ डूइंग दिस एक्टिविटी, लाइकिंग दिस पोस्ट, और इस इंसान को फॉलो कर रही है, या यहाँ कोमल ने इंटर्नशिप किया है तो मैं उसको ऐड कर लूँगी, तो वो मेरा स्फीयर ऐसे इनलार्ज होता जाएगा। तो वो आपको कांस्टेंट छोटी छोटी चीज़ें, लाइक वंस इन अ वीक अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो आप लिंक्डइन अपना चेक कर लो, मेंटेन कर लो, बिकॉज़ ये मेजर, क्योंकि अब तो सब फ़ोन पे होता है, तो एक मेजर काइंड ऑफ प्रोफेशनल या लॉ इंस्टाग्राम, जो भी नॉट लॉ बट प्रोफेशनल इंस्टाग्राम हो गया लिंक्डइन, जिस पे आपको ऐसा होता है कि आप सबसे कनेक्टेड रहते हो। Are moot courts competition really important for law student and how do they benefit for participating? Moot court competitions are important because like as I already said कि आप explore कर रहे हो, तो initial stage पे they are important। आप फर्स्ट सेकेंड आप पहले 2 साल में आए हो तो वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, अब आपने डिग्री तो ले लिया, अब आपकी डिग्री का जो एसेंस है कि रियल लाइफ में क्या होता है, आप ऑन ग्राउंड जाते हो तो क्या होता है, पढ़ तो हमने लिया, तो वो आपको पता लगाना, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि जो पूरा का पूरा रेप्लिका है मूट कोड जो जैसे कोड काम करता है, बट ऑलमोस्ट लाइक बहुत सारी स्किल्स, ड्राफ्टिंग और कैसे जो हमारा फॉन्ट, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, वो सब ऐसा होता है कि वो जैसा हमें आगे करना है, हाँ तो हमारे माइंड में सेट हो जाता है। अब अगर आप आप पार्ट लेते हो फर्स्ट 1-2 साल में, तो ऐसा होता है आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई सामने मेरे को जज कुछ भी पूछ सकता है, मैंने कितनी रिसर्च की है, मेरी डेप्थ ऑफ रिसर्च, इन डेप्थ रिसर्च, उसमें मुझे कितना पता है, मैं कहाँ लैग कर रही हूँ कि भाई मुझे ये नहीं पता। और जिस लॉ पे होती है
किसी भी लॉ पे हुई, सपोज़ आप सेकेंड ईयर में हो, आपको मूड कोर्ट का जो इशू दिया है वो आपने अभी तक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, बट आप ये तो नहीं कर सकते कि आप बोल तो नहीं सकते कि मैंने नहीं पढ़ा है, तो आप उस चीज़ पे पूरा इन डेप्थ रिसर्च करते हो कि क्या है क्या नहीं है। अब वही सब्जेक्ट अगर आपको फोर्थ ईयर में आता है तो इट समवेयर हेल्प्स यू कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा था, तो आपको एक अपर हैंड भी मिलता है और आपको इजी भी रहता है कि हाँ तो ये तो चलो सेकेंडरी रीज़न है। बाकी ऐसा है कि आप रेडी रहते हो एक फेस करने को, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और आपको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ है, मुझे इस चीज़ में मज़ा आ रहा है, तो मे बी आई कैन गो इन टू लिटिगेशन, मे बी मेरे लिए ग्राउंड वर्क है। लाइक मुझे कि ये चीज़ कैसे पता चली, तो मुझे ये चीज़ मूड कोर्ट से ही पता चली। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम मूड कोर्ट किया मुझे लगा कि यार ये चीज़ है मेरे लिए, मुझे ये चीज़ में मज़ा आ रहा है और ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। मैं रिसर्च में थोड़ा ऐसा है कि मेरे को रिसर्च में थोड़ा काम करने की ज़रूरत, सब मुझे रियलाइज़ हुआ था, तो सब मुझे हाँ थे या रिसर्चर? मैं मूटर थी, बट रिसर्च सबको करना पड़ता है, तीनों होता है तो तीनों को रिसर्च करना पड़ता है। तो तब मुझे पता चला कि हाँ मुझे इस स्किल पे भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज़ अल्टीमेटली मैं जो चीज़ रिसर्च करूँगी, मैं जो लिखूँगी वही मुझे बोलना है। तो ये सब अगर मैंने नहीं किया होता या किसी ने नहीं किया होता तो उसको नहीं पता चलता कि मैं कहाँ हूँ, और करने के बाद अगर मुझे लगता कि मुझे ये चीज़ में नहीं जाना है, आई एम जस्ट फॉर कॉर्पोरेट, या मुझे सिर्फ रिसर्च में अच्छा लग रहा है, तो मे बी मैं डेस्क जॉब है मेरे लिए, या मैं रिसर्च के उसमें जाना चाहती हूँ, मैं LLM करना चाहती हूँ, PhD करना चाहती हूँ, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके इनिशियल ईयर्स के लिए, फर्स्ट 2 साल के लिए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई एक स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है और उसको इंट्रा मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है, तो कौन कौन सी चीज़ें जो बेनिफिट करेंगी उसको? अगर वो पार्ट लेता है फर्स्ट ईयर में, हाँ तो आपको ऐसा है कि आप सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। अब आप compete करते हो, आप फर्स्ट ईयर में हो, तो आपके साथ साथ जो आपके सामने वाली जो इंट्रा है, तो आपके कॉलेज की जो टीम्स होंगी वो आपके सीनियर्स हो सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी मूड कोर्ट्स कर रखे होते हैं, आपके साथ वाले हो सकते हैं। तो एक ऐसा है कि चलो साथ वाले तो आपकी लेवल के होंगे, जो आपसे बेटर लेवल के आ रहे हो आप उनसे compete करोगे, तो होता है ना आप अपने लेवल से ऊपर वालों के साथ करोगे तो आप उनको देखोगे, आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, मेरी टीम कहाँ और वो कहाँ कर रहे हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लैग करो, मे बी आप उनसे बेटर कर सकते हो, इट डिपेंड्स कि उन्होंने कितना किया है। तो अगर आप उनसे बेटर करते हो तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, और लैग करते हो तो आपको पता चलता है। और फर्स्ट ईयर में आके अगर आप कर रहे हो ना ये चीज़ जो आपको एक्चुअल में करनी चाहिए, काफ़ी लोग नहीं करते हैं इंट्रा मूड कोर्ट, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कहीं बाहर जाके भी नहीं कर रहे, आप अपनी कॉलेज में कर रहे हो, पहले आपके खुद के टीचर्स ही करते हैं, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता है। तो एक ऐसा होता है कि हाँ अब आपने फर्स्ट बेस लेवल पे एक्सपीरियंस कर लिया है, अब आपको लग रहा है कि हाँ मुझे करना है, तो नाउ यू आर रेडी। अब आपको टीचर्स ऑब्जर्व करेंगे कि भाई इस बंदी ने अच्छा किया है, इसको मैं इंटर मूड कोर्ट्स में भेजूँ, हाँ आगे वाले मूड कोर्ट्स में भेजूँ, ये करूँ, तो आपको एक अपर हैंड देता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर आप नहीं करते तो आप रह जाते हो, ढक के रह जाते हो कि नहीं आपको भी नहीं पता मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब मैं खुद क्या कर सकती हूँ, सामने वाले को भी नहीं पता कि ये बंदी क्या कर सकती है, कैपेबिलिटी है। यस। What is the difference between drafting and formatting in legal writing, and how can student master drafting skills? ड्राफ्टिंग, सो लीगल ड्राफ्टिंग एंड लीगल फॉर्मेटिंग मतलब बहुत हैंड टू हैंड कंसेप्ट है, दोनों साथ में ही जाता है, विच इज़ लाइक लीगल ड्राफ्टिंग इज़ डाइवर्स एंड लीगल फॉर्मेटिंग इज़ जस्ट कि कैसे फॉर्मेट बनाना है। जैसे मैंने बोला न्यू रोमन फॉन्ट रखना होता है, जस्टिफाइड वैसे अलाइनमेंट रखना होता है, फिर फुट नोट्स, ये सब फॉर्मेट बनाने में आ जाता है। और ड्राफ्टिंग होता है कि अब आप अंदर का कंटेंट क्या लिख रहे हो, अगर आप कैसे उस कंटेंट के बारे में आप रिसर्च कर रहे हो और आपकी किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो और आपने क्या रिसर्च किया है, तो वो सब ड्राफ्टिंग में आज केस लॉज वगैरह। तो अगर सपोजिटली आप फॉर्मेट सीखना तो बहुत, अभी आप देखोगे तो आपको आ जाएगा, अभी मैंने आपको बताया आप उतने से फॉर्मेट खुद बना दोगे, बट अंदर का आपको ड्राफ्ट का अगर नहीं पता, किसी को ड्राफ्ट का नहीं पता, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। और लेकिन अगर आपको रिसर्च आपने सब कर लिया बट आपको ये नहीं पता कि हाउ टू पुट अप, तो बोथ आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब दोनों साथ में जाता है। एंड डिफरेंस इज़ लाइक वन इज़ वेरी बेसिक, लीगल फॉर्मेटिंग इज़ वेरी बेसिक एंड लीगल ड्राफ्टिंग इज़ लाइक अ स्किल जो आपको विद टाइम डेवलप करनी होती है। एंड लीगल फॉर्मेटिंग इज़ लाइक विद टाइम कुछ होता नहीं, आप करोगे 1-2 बार प्रैक्टिस तो हो जाएगा। एंड व्हाट आर ओके ड्राफ्टिंग स्किल्स, प्रैक्टिस,
कुछ भी इसमें प्रैक्टिकल कोई भी चीज़ है, रिसर्च हो, मूड कोड्स हो, इवन ड्राफ्टिंग हो, ये सिर्फ प्रैक्टिस। इसके लिए कोई बुक, मतलब देर आर बुक्स, बट आप पढ़ लोगे, आप बुक में फॉर्मेट नहीं करवा सकते। हाँ, नहीं करवा सकते। आप बुक में पढ़ लोगे, आप बुक में फॉर्मेट देख लोगे, लेकिन जब तक आप खुद करोगे नहीं, आप किसी से सामने से सुनोगे नहीं कि ऐसे नहीं कोमल ऐसे करना था, तब तक इट इज़ ऑफ नो यूज़, बिल्कुल नहीं। और ड्राफ्टिंग भी ऐसा नहीं है ना कि किसी एक चीज़ की होती है। ड्राफ्टिंग भी बहुत डाइवर्स चीज़ है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। आप अग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो, फिर लिटिगेशन की ड्राफ्टिंग अलग हो जाती है, नोटिसेस भेजते हो। तो मैं अगर कहीं से इंटर्नशिप करके आई हूँ या मैंने कहीं सीखा है, मैंने कोई कोर्स ले लिया, सर्टिफिकेट कोर्स, जिसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग सीखी है। अब कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट तो मैं कर लूँगी, बट बाकी की चीज़ों का तो फॉर्मेट अलग होगा। उसको कैसे पुटअप करना है, क्लॉज कैसे रखना है, मैं किसी का इशू पढ़ूँगी तो मुझे क्लॉज फिगर आउट कैसे करना है कि मुझे हाँ ये क्लॉज डालना है, ये तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस विथ प्रैक्टिस आएगी। इवन इफ़ आपने कभी कोई बुक नहीं पढ़ी हो, आप पहले करने बैठ रहे हो, तो भी आपको, मतलब प्रैक्टिस इज़ मेजर, एंड प्रैक्टिस आई गेस इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग। इवन क्योंकि मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है काम करके, और मेरे जैसे बहुत ऑलमोस्ट सबका ऐसा होता है कि प्रैक्टिस करके ही सीखता है ये। जब आप ग्राउंड वर्क करते हो, इंटर्नशिप करते हो, कोई आपको काम देता है, या आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हो, आपको असाइनमेंट मिलता है उसमें, तो तब आपको पता चलता है। और हर ऑफिस का मतलब ऐसे मेजर फॉर्मेट इज़ सेम, बट सबका अपना कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है कि इस ऑफिस में थोड़ा इस तरीके से लिखता है चीज़ें, इस तरीके से चीज़ें प्रेजेंट करता है, उनकी किसी और ऑफिस में किसी और तरीके से प्रेजेंट करता है, तो वो भी काफ़ी थोड़ा सा डिफरेंट हाँ हो जाता है। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो कभी आपको कोई रैंडमली बोलेगा, लाइक इफ़ आई कम टू यू एंड आई टेल यू कि मेरा ऐसा ऐसा है किसी कंपनी के साथ, बिज़नेस के साथ, आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करके दो, तो आप खुद फिगर आउट कर लोगे अपना कॉमन सेंस यूज़ करके कि हाँ ऐसा ऐसा था, और जनरल इज़ मतलब दिस फॉर्मेट इज़ जनरल। तो वो आपको विथ प्रैक्टिस ही पता चलेगा, अगर आपको अपनी स्किल्स इस चीज़ में अच्छी करनी है। Which book or resource would you recommend for law student wanting to improve their legal drafting abilities? द सेम थिंग, Same हाँ, thing. कि कोई बुक नहीं है। और रिसोर्स तो ऑब्वियसली आप लीगल रिसर्च करोगे तो SCC है, लेक्सिस नेक्सिस है, मनुपात्रा है, तो ये सब ऐसा है कि दिस हेल्प्स इन योर लीगल रिसर्च। बट ड्राफ्टिंग तो आपको खुद ही करनी है। हाँ, और लीगल रिसर्च भी ऐसा केस लॉज या कुछ भी टॉपिक वगैरह ढूंढना हो उसमें, तो बुक तो है, ऐसे बहुत बुक्स हैं। अब आप कहीं ढूंढोगे, आप पढ़ोगे कि यार मुझे ये वाली बुक अच्छी लगी है ये, बट वो आपको सिर्फ एक एक्सटेंट तक, वो सिर्फ आपको समझा सकती है। बुक आपको एक्सप्लेन हाँ करना खुद से, बिकॉज इवन इफ़ बुक से आप कर रहे हो, आप करके ड्राफ्ट कर रहे हो, आप किसको दिखाओगे, मतलब आपको किसी को अप्रोच करना पड़ेगा ना कि मैंने ये चीज़ सही की है गलत की है। तो ये एक कम्प्लीटली प्रैक्टिकल चीज़ है, पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ये। Is pursuing an LLM really worth it, and how can it impact a lawyer career opportunities? LLM, Does it help? it does help, like majorly it is for the people who want to go for research or who want to go into teaching. मेजर उनके लिए होता है कि भाई तुम LLM, अगर तुम्हें रिसर्च में जाना है तो तुम LLM कर लो, आफ्टर योर LLB यू डू योर LLM, देन यू गो फॉर योर PhD एंड ऑल, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि आपको टीचिंग में जाना है, देन ऑल्सो इट लाइक एक आपको ज़रूरी हो जाता है कि आप किसी स्पेशल हाँ सब्जेक्ट में, तो एंड बाकी अगर प्रैक्टिस करना है आपको, लाइक इफ़ यू हैव डिसाइडेड दैट मेरे को प्रैक्टिस में जाना है, मेरे को काम करना है, तो उसके लिए इट्स नॉट लाइक इट इज़ नॉट फर्स्ट इंस्टेंस पे देखे तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उसमें आपका एक्सपीरियंस मांगता है। तो अगर आप ऐसा है कि आप ग्रेजुएट हुए हो, येस, एंड देन आप 1-2 साल प्रैक्टिस करते हो, इफ़ यू प्रैक्टिस अंडर सम क्रिमिनल एडवोकेट, एंड आपका ऐसा होता है आप 1 साल प्रैक्टिस करते हो एंड आपको लगता है कि हाँ दिस इज़ इट, मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, मैं और इसी में कंटिन्यू करूँगी, तो तब आपको ऐसा हो जाता है कि भाई अब मैं एक क्रिमिनल लॉ में मैं अपना LLM भी कर लेती हूँ, क्योंकि वो आपके नाम के साथ ऐड हो जाता है कि भाई इसने सिर्फ LLB किया है, इसने क्रिमिनल लॉ में LLM भी किया है और इसका एक्सपीरियंस भी है। तो वो आपको तब फिगर आउट करना पड़ता है कि हाँ मतलब करो आप LLM, बट एक्सपीरियंस से मेजर नहीं आता। मे बी किसी ने LLM किया हो
किसी ने नहीं किया हो, मैंने किया हो बट आपने नहीं किया हो, बट आप बेटर हो इस चीज़ में, लाइक तो लोग आपके पास आना प्रेफर करेंगे ना, अल्टीमेटली उन्हें पता चलेगा। तो वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है, बट एक फर्स्ट इंस्टेंस पे आंसर देना हो तो फॉर प्रैक्टिस इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। बट हाँ, अगर आपको रिसर्च पर्पसेस के लिए टीचिंग में इन सब में जाना है तो ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉर्टेंट। What are the pros and cons of law students sharing legal content or opinion on social media? प्रोज़ एंड कॉन्स, कॉन्स तो हम खुद ही डेवलप करते हैं, प्रोज़ ही होता है क्योंकि आप कोई चीज़ आप खुद ही कर रहे हो, ये चीज़ तो आप ये चीज़ कर रहे हो, आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं 4 चीज़ें आपको बता रही हूँ, वो चीज़ें आगे लोगों को पता चल रही है, तो उनके लिए एक प्रो है कि भाई कोई फ्रेशर आके देखता है, समवन हु वांट्स टू डू लॉ स्टिल इन स्कूल, तो वो लोग को हेल्प करता है कि ये वीडियो देख ले, किसी का इंस्टाग्राम पे वीडियो देख ले, तो वो प्रो ही है। और अगर उनको आपका कंटेंट अच्छा लगता है कि हाँ, तो दे विल कम टू यू, तो वो आपके लिए भी एक प्रो है। बट अब अगर आप मेरे से सब बात कर रहे हो, मैं आपको कुछ ओपिनियंस दे रही हूँ, तो मैं एक जनरल उसमें दे रही हूँ, बट इफ़ आई लाइक मैं कोई बायस्ड व्यू दे दूँ या मैं एक सर्टेन लिमिट होती है ना कि आप एक लिमिट क्रॉस कर दो, एक तरीके से बोलो विच लाइक द ऑडियंस डजंट लाइक, कि उनको हो जाता है कि नहीं, तो वो एक कौन आ जाता है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे 4 लोगों के, काफ़ी 4 भी नहीं, इतने लोगों के सामने आप बोल रहे हो, तो आपको पता रखना पड़ता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे मैं अपने व्यूज़ को कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा फील्ड है कि हमें अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करना है, बोल्ड तरीके से करना है, हम चुप नहीं रह सकते। बट वो एक सर्टेन हमें पता होनी चाहिए कि इस तरीके से करना है, कोई कस वर्ड्स नहीं यूज़ करना है, या हमें ऐसा नहीं कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए। तो अगर आप वो चीज़ नहीं ध्यान रख पाते तो वो कौन में आता है, अदरवाइज़ तो सब अच्छा ही है, मतलब जो इंसान कर रहा है उसके लिए तो इट्स लाइक प्रो ही है सब, कि आप कर रहे हो, आपका रीच बढ़ रहा है, आपके कनेक्शंस अल्टीमेटली बढ़ रहा है, आपको लोग देखेंगे। आज ये वीडियो आप बना रहे हो, मैं शेयर करती हूँ, तो उसमें मेरे फ्रेंड्स होंगे, कुछ प्रोफेशनल्स होंगे, तो दे विल गेट कनेक्टेड टू यू, दे विल नो अबाउट यू, तो इट्स लाइक अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है। आप दूसरे लोगों को बता रहे हो, आप अपना भी नॉलेज मतलब अपना कनेक्शन स्फीयर बढ़ा रहे हो, बहुत सारी चीज़ है। बट आप अगर उसको गलत तरीके से कर रहे हो तो वो एक कौन में आ जाएगा। What are the best tips for securing internship in the legal field and what qualities do firm look for intern? ओके, बेस्ट टिप्स, जब आप शुरू करो लाइक एज अ फ्रेशर, तो अगर इफ़ यू हैव समवन लाइक, चलो उनका एग्जांपल नहीं लेता है, जो ऑलरेडी जानते हो, फर्स्ट जनरेशन जो हुए, किसी को नहीं जानते आप, किसी को नहीं, तो आप अपनी कॉलेज से स्टार्ट करते हो। जैसे मेरा कॉलेज के थ्रू NGO में लगा था, उसके बाद मैंने खुद से कहीं से ढूंढा, तो आप कहीं जाते हो, आपको सपोजिटली आपके कॉलेज से कहीं भेजते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेजते हैं, या आप खुद से भी, इवन आपके पेरेंट्स आपको किसी के थ्रू लगाते हैं, तो आप आज उनके थ्रू, हाँ, उनके अंडर आपने किया। अब कल को आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको एक लिमिट तक चीज़ें पता है, फिर आप सेकंड थर्ड ईयर में आते हो, अब आपको उससे बेटर नॉलेज है, तो आप उनको बोलोगे कि सर, अगर कोई भी नहीं है आपके पास तो आप उनके पास वापस जा सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कि सर लाइक अब मैं थर्ड ईयर में हूँ, तो इफ़ यू हैव एनी कनेक्शन या इफ़ यू नो समवन, तो क्या मैं हाई कोर्ट में या इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसा, तो एक तो ये बहुत बेसिक तरीका हो गया कि किसी से पूछ के, ऑलरेडी किसी को जानते हो, अपने फ्रेंड्स से पूछ के, कि साथ में टीचर्स की हेल्प लेके, बिकॉज टीचर्स का तो मेजर रोल है, तो ये तो बहुत बेसिक तरीका हो गया। और फिर धीरे धीरे जैसे आप थर्ड फोर्थ ईयर में आ जाते हो ना, जब आपसे ऐसा एक्सपेक्टेड होता है कि आपको अब पर्टिकुलर इस फील्ड में इंटर्नशिप चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट 1-2 साल में तो बहुत बेसिक कि हमें इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, जिसमें मिल रहा है हम सब एक्सप्लोर करें। हाँ, उसके बाद जब एकदम प्रॉपर ऐसा टाइम आ जाता है ना कि अब हमें फॉर्म में करनी पड़ेगी, अब हमें इसमें करना है, ये करना है, कुछ अच्छी इंटर्नशिप करनी है, तो तब ऐसा हो जाता है लाइक व्हाट एवरीवन डज इज़ लाइक कोल्ड मेल्स भेजना। उसमें ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज़, फर्म्स मिल रही है, 10 मिल रही है, 20 मिल रही है, तो आप 20 के 20 में कोल्ड मेल्स भेजो, कोल्ड मेल्स एज एन योर CV, और सीधा ऐसा सब्जेक्ट में लिख के इंटर्नशिप रिक्वायर्ड फॉर दिस मंथ, और सीधा इतना, और आप 20 लोगों को भेजो, 20 से कोई भी नहीं तो एटलीस्ट 2 लोग से रिप्लाई आएगा,
आपको पता चलेगा कि चलो 20 नहीं 10 नहीं तो 2 लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है जो सब लोग यूज़ करते हैं, मैं करती हूँ और बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। लिंक्डइन है, लिंक्डइन बहुत मेजर है कि लिंक्डइन पे मैं आपसे कनेक्ट हुई, आपने कहीं पे इंटर्नशिप किया है, मुझे पता चला है, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके थ्रू मतलब मैंने आपको उसमें देखा तो मैं वहाँ पे उनसे कनेक्ट करूँगी। नेक्स्ट टाइम मुझे वो चीज़ अच्छी लगी तो मैं उसमें अप्लाई करूँगी। तो ये एक वे है। बाकी कॉलेज प्लेसमेंट सेल्स होती है ऑब्वियसली, उसके थ्रू आप कर सकते हो। लाइक ये तो बहुत इजी वे है कि आप उनको अप्रोच करो, बोलो। और अगर खुद से करना हो तो जितना आपका बड़ा स्फीयर होगा ना, जितने आपके ज़्यादा कनेक्शंस होंगे ना, उतना आपको हर चीज़ में अपर हैंड होगा। भले इंटर्नशिप्स हो, भले कोई भी चीज़ हो, रिसर्च पेपर भी कल को लिखना हो, किसी ने किया हो तो आप उससे पूछ सकते हो। तो अगर आपका कोई कनेक्शन ही नहीं होगा, कोई स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ही नहीं होगा, तो आप किससे पूछोगे, किससे हेल्प लोगे? तो यू हैव टू नो पीपल एंड यू हैव टू रीच आउट टू पीपल। आपको लिंक्डइन पे भी एक सर्टेन लिमिट पे ऐसा होता है कि किसी का मेल नहीं दिया है, किसी एडवोकेट का, किसी भी फर्म के HR का, तो आप उनको हेलो मैसेज करके एक सिंपल मैसेज कर दो कि आई वेंट थ्रू दिस पोस्ट, मुझे ऐसा चाहिए, एक उस लिमिट पे। तो बहुत सारे तरीके होते हैं कि आपको जाके हर किसी को रीच आउट करना पड़ता है, उनको पूछना पड़ता है, बट एक लिमिट से कि सामने वाला इरिटेट ना हो जाए हमसे। एक प्रोफेशनलिज्म वहाँ पे आ जाता है कि आपको रखना पड़ता है, डिस्टेंस रखना पड़ता है उनसे, प्रोफेशनल डिस्टेंस। रिसेंटली आपने भी प्लेसमेंट सेल से प्लेसमेंट सिक्योर किया था। यस। तो अभी जूनियर्स को अगर टिप्स चाहिए आपसे तो वो क्या ऐसी चीज़ें करें कि उनको भी प्लेसमेंट में प्रॉब्लम ना हो? मेरा मतलब मैं तो यही बोलूँगी कि अगर कोई फ़र्स्ट ईयर वाला ये देख रहा है तो आप एक्सप्लोर करो। फ़र्स्ट 2 साल आप, लोग कहते हैं ना कि साथ में सारी चीज़ों में हाथ मत डालो, मैं ऐसा कहती हूँ कि आप 1-2 साल हर चीज़ में अपना हाथ डालो। पहले इसमें ये करके देखो, फिर ये करके देखो, तो आपको पता चलेगा, एक्सपीरियंस ऐड होगा, वो एक चीज़। सेकेंडरी चीज़ है आपकी CV में वो एडअप होता जाएगा। मैंने ये सर्टिफिकेट कोर्स किया, मैंने यहाँ इंटर्नशिप किया, मैंने यहाँ किया, जहाँ पर आपको सीखने को मिल रहा है, वो चीज़ आपकी CV में एडअप होती जाएगी। एंड जब आप 3rd-4th ईयर में आओ, जब आपका चलो अगर डिसाइडेड है कि हाँ मुझे इसी फील्ड में जाना है, तो आपको जहाँ से भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे अगर आपकी कॉलेज के प्लेसमेंट सेल वाले दे रहे हैं तो आप उनके थ्रू लो, किसी लिंक्डइन पे किसी का पोस्ट देख के, तो आपको जहाँ से मिल रहा है आप लो, क्योंकि जितना अच्छा आपका CV, हाँ, क्योंकि लोग आपको नहीं जानते हैं, लोग आपको जानते हैं सबसे पहले आपकी CV से। तो आपकी CV अगर उनको अच्छी लगती है, उनको लगती है कि हाँ बैलेंस्ड है, भले बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा, मेरे CV में ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सब इंटर्नशिप्स बहुत एकदम अच्छी कर दी है, टॉप टियर फर्म्स में कर दिया, ऐसा नहीं। मेरी CV बहुत डाइवर्स है, क्योंकि मैंने बोला कि मैं स्टिल एक एक्सप्लोर वाले स्टेज पे हूँ। अभी चलो ठीक है डिसाइडेड है, बट अभी इससे पहले तक लास्ट ईयर तक मैं एक्सप्लोर वाले स्टेज पे थी, तो मैं एक्सप्लोर करती जा रही थी और वो चीज़ें मेरी CV में एडअप होती जा रही थी। तो वो मेरे को एक अपर हैंड दे देता है कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, ये चीज़ है। तो जब सामने वाला भी, इवन आप अपने प्लेसमेंट सेल में जो आपके प्रोफेसर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनसे आप एक अच्छा बॉन्ड बना के रखो, एक कनेक्शन बना के रखो, तो उनको भी पता है कि हाँ ये बच्चा है, ये करना चाहता है, ये आता है, हमें अप्रोच करता है एंड ये एक्चुअल में करना चाहता है, इज़ डिलिजेंट विद हिज वर्क। तो वो सारी चीज़ें अगर आप किसी की नज़रों में रहोगे और आप अपना काम अच्छे से करोगे तो आपको मिलेगा, आपको चांस मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपकी CV सामने वाले तक जाएगी। उसके बाद सामने वाला अगर एक्सेप्ट करता है तो आपका इंटरव्यू होगा फॉर्म से, जो भी। तो वही है कि आप कॉन्स्टेंटली सबके टच में रहो और आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो आप उनको ग्रैब करो। प्लेसमेंट की अगर आपको 4th-5th ईयर में आपको आएगी PPO की असेसमेंट की, तो आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे करने का है, मतलब अगर मुझे कॉर्पोरेट करना है तो दिस इज़ कॉर्पोरेट, तो मैं उस चीज़ में जाऊँ। मैं उसको 1-2-3 महीने का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, मैं उसको ट्राई करके देखूँ, क्योंकि मैं 4 चीज़ें जब तक मैं नहीं चाहूँगी तब तक मैं नहीं सीखूँगी। Thank you so much. Thank you for coming. Yeah, no problem. I enjoyed the show. Thanks for watching, and I hope you get some knowledge from this video, and in next video I'll get some fun activity
but the fun is also in the context of law, and the hints is it is from Judgment, so don't miss out. Stay tuned.